तो नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां पर सबसे पहले बताएंगे कि कैसे मालदीव दिखा रहा है दोगलापना। मुझू कह रहे हैं विदेशी मिलिट्री आउट और आज ही पहुंचने वाला है चीन का जासूसी जहाज जो घड़ी नहीं पहुंचा। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों, कश्मीर में फिर बिगड़ा माहौल। आतंकियों ने टारगेट किलिंग में पंजाब के शख्स को मारा। जी हां, अमृतसर के मजदूर को उतारा मौत के घाट। साथ ही साथ बताएंगे क्या इजराइल ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर किया है गाजा पर अटैक। पाकिस्तानी मीडिया ने किया सबसे बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर के इन जिलों में लग गई धारा 144। साथ ही साथ पीएम मोदी जी से मिले नीतीश कुमार। क्या बातें हुई दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और बंगाल में जंगल राज खत्म होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव का दोगलापन। मुइजू बोल रहे हैं विदेशी मिलिट्री आउट और आज ही पहुंचेगा चीन का जासूसी जहाज। बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने दावा किया है कि उनके देश में किसी विदेशी मिलिट्री की मौजूदगी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जब हमें किसी विदेशी मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई विदेशी सेना यहाँ होगा। लेकिन यह मालदीव के दोगलेपन का स्पष्ट नजारा है। आखिर कैसे? बता दें, मुइजू का यह बयान भारतीय सेना के वापस आने की खबर के बाद हफ्तों के बाद आया है। मुइजू का मन है कि वो पूरे मालदीव पर समुद्री, हवाई और जमीनी स्तर पर अपनी ताकत बनाए रखे, इसीलिए वो समुद्री इलाके का अंडर वाटर सर्वे कराना चाहता है। मुइजू पर चीन के प्रति के झुकाव का आरोप है। वो एक प्रो चाइना लीडर है। मालदीव से भारतीय सेना के पहले खेप 10 मार्च तक निकल जाएगी, बाकी 10 मई तक। फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद है, जो वहां पर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की उड़ानें संचालित कर रहे हैं। लेकिन ये राहत एवं बचाव कार्यों के लिए है, जो वहां पर पिछले कई सालों से चल रहे हैं। दोस्तों, मालदीव भारतीय सेना को वहां से निकाल रहा है, इस पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर वो चाइना के इस जासूसी जहाज को अपने यहाँ बुला रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड मुइजू का सामने आ रहा है। दोस्तों, दोगलापन मुइजू का सामने निकल कर आ रहा है। इस बार आपकी राय तो बनती है और साथ ही साथ इस दोगलेपन को लेकर भारत को क्या कदम उठाना चाहिए दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां कश्मीर में फिर बिगड़ा माहौल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर की टारगेट किलिंग। श्रीनगर में अमृतसर के मजदूर को उतारा मौत के घाट। बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार को आतंकवादियों ने फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। श्रीनगर में आतंकियों की फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक बुधवार को आतंकियों ने 2 प्रवासी लोगों पर फायरिंग की। कश्मीर पुलिस ने बताया कि हमले में मरने वाले व्यक्ति की पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी अमृतपाल सिंह के रूप में हुई है। आतंकियों ने श्रीनगर के शकला कदल इलाके में फायरिंग की। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अमृतपाल सिंह की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि हमारे समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बर्बरता के ऐसे कृत्य केवल उस प्रगति और शांति में बाधा डालते हैं जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। अगली खबर की बात करें, जहां क्या इजराइल ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर किया गाजा पर अटैक। पाकिस्तानी मीडिया की उड़ रही है खिल्ली। बताते, दुनिया में जैसे जैसे भारत और पीएम नरेंद्र मोदी जी का कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान में उनका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। उन्हें इस्लामिक दुनिया में हर जगह हो रही बड़ी घटनाओं में पीएम मोदी का हाथ नजर आता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने गाजा पर अटैक पीएम मोदी के आदेश पर किया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत की नजर गाजा की 41 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर इजराइल गाजा में ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है, जिससे लोग वहां से जगह खाली करके भाग जाए और फिर वो उसे समतल करके भारत को सौंप दे। इजराइल हमास युद्ध पर पाकिस्तानी मीडिया का ये अजीब दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट और एंकर गाजा युद्ध पर डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट दावा करता है कि नेतन्याहू ने गाजा पर अटैक पीएम मोदी के कहने पर किया है। वो कहता है प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2017 में इजराइल यात्रा पर गए थे। वहां पर उनकी नेतन्याहू के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। उसमें मोदी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए हाइफा पोर्ट के साथ गाजा भी मांगा। बकौल पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट, गाजा में तेल गैस इश्यू नहीं है, वहां की 41 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर भारत की नजर है। ऐसा दोस्तों इल्जाम लगाया गया है भारत पर और कह रहा है कि इजराइल ने प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ही गाजा पर अटैक किया। उसका रीजन भी दे रहा है दोस्तों की गाजा का जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वो भारत को सौंपने वाला है इजराइल। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत वाकई में कमजोर है। वो गलत में जा चुका है, नेगेटिव में जा चुका है। एक पाकिस्तानियों पर 20-20 लाख तक रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ बौखलाया ही नहीं है दोस्तों, उसकी मेंटल स्थिति भी कमजोर हो चुकी है और पाकिस्तानी ऐसे भी बयान दे देंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, वाकई में अगर आपको भी हंसी आ रही हो तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के इन बातों को सुनकर अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन की चालाकियों को अब मिलेगा करारा जवाब। भारत बना रहा 3 जासूसी विमान। आपको बता दें, भारत ने चीन की चालाकियों को करारा
का जवाब देने की अहम तैयारी कर ली है। विस्तारवादी चीन भारत को घेरने के लिए कई तरह की चालें और पैंतरे अपनाता रहता है, लेकिन उसकी चालाकियों के चक्रव्यूह को भेदने के लिए भारत भी साम दाम दंड भेद की रणनीति बना रहा है। रक्षा अधिकारियों के हवाले से खबर है कि भारत 3 नए जासूसी विमान विकसित करने की योजना बना रहा है। ये जासूसी विमान रेंज निगरानी मिशन के तहत दुश्मनों की हर चाल पर पैनी नजर रखने और लंबे समय तक काम करने में सक्षम होंगे। रक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय लगातार स्वदेशी तकनीक पर जोर दे रहा है, इसीलिए तमाम साजो सामान को अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें एक और बड़ी खबर ऐसी ही जहां पर मुसीबत में इजराइल को फिर याद आया अपना भारत। साथ मिलकर ड्रोन बनाएंगे दोनों देश। बता दें जहां एक और भारत की तीनों सेनाएं मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी के विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो वहीं जंग के मैदान में हमास और हुतियों को कड़ी चुनौती देने वाला इजराइल अपनी ड्रोन की जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रहा है। इजराइल हमास युद्ध में इजराइल की जरूरतों के लिए अब भारत की स्वदेशी कंपनी और इजराइल मिलकर ड्रोन बनाएंगे, जिनका निर्माण कार्य भारत की ही जमीन पर होगा। भारत के अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल के एल्बीट सिस्टम द्वारा गठित ज्वाइंट वेंचर इजराइल के बाहर ड्रोन का उत्पादन करने वाली पहली फर्म बन चुकी है। भारत की स्वदेशी कंपनी युद्ध में मिलकर इजराइल के लिए ड्रोन बनाएगी। नेक्स्ट खबर बता दें ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर के इन जिलों में लग गई धारा 144। मोबाइल इंटरनेट सेवा भी हुई बंद। दरअसल जम्मू और कश्मीर के राजौरी एवं पुंछ जिलों में मोबाइल के साथ ही इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। संसद से जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मंजूरी दिए जाने के बाद अधिकारियों ने बुधवार एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। अब तक गुज्जर या बकरवाल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था और इस समुदाय के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 9% आरक्षण था। गुज्जर या बकरवाल समुदाय ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का विरोध करते हुए दावा किया है कि इससे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए दिए गए आरक्षण में कटौती की जाए। ऐसे में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने से गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए किए गए आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वहीं गुज्जर समुदाय पिछले लंबे समय से इस बिल का विरोध कर रहा है। वो किसी ऐसी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट ना करे और लॉ एंड ऑर्डर को समस्या ना खड़ी हो, इसके लिए प्रशासन ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मालदीव को चीन का कर्ज ले डूबेगा। आईएमएफ ने दी हाई रिस्क की चेतावनी। क्या श्रीलंका की तरह होगा मालदीव भी दिवालिया? बता दें कि पाकिस्तान श्रीलंका के बाद अगला नंबर मालदीव का है। ले डूबेगी चीन की कर्ज की स्ट्रेटजी। आईएमएफ ने दी है ये सबसे बड़ी चेतावनी। बता दें भारत से दूर जाते ही मालदीव पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे हैं। भारतीयों द्वारा मालदीव का बॉयकॉट करने से वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा था कि उनका देश कर्ज में डूबा हुआ है, इनकम उतनी नहीं है, इसलिए कोई नई विकास परियोजना शुरू करने में असमर्थ है। अब बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि मालदीव कर्ज संकट के उच्च जोखिम में है। आईएमएफ ने कहा कि मालदीव पर कर्ज संकट में फंसने का हाई रिस्क है, क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ के शासन में चाइना से भारी उधार ली जा रही है और भारत से दूरी बनाई जा रही है। जब से पिछले साल चीन समर्थक मुइज़ ने सत्ता संभाली है, चीन ने मालदीव को और अधिक धन देने का वादा किया है। भारत समर्थक राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को हराने वाले मुइज़ सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बीजिंग गए थे। आपको बता दें ऐसे में मालदीव जो है वो चाइना से भारी भरकम कर्ज ले रहा है दोस्तों, और अब ऐसे में मालदीव के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। चीन ने अपने जाल में इसको फंसा लिया है और भारत से दूरी बनाते ही मुइज़ के बुरे दिन चालू हो गए हैं। और आईएमएफ ने ये कहते हुए मालदीव को आभास भी करवा दिया है कि तुम गलत राह पर चलने जा रहे हो, बुरी तरह फंसोगे। बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मुइज़ को अकल आएगी या नहीं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर बता दें जम्मू कश्मीर का बजट देख उड़ जाएंगे कंगाल पाकिस्तान के होश। दरअसल भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए 14.16 अरब डॉलर यानी करीब 1,18,000 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया है, जो कंगाल पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए काफी है। यह बजट पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के राहत पैकेज से करीब 5 गुना है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए यह बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है। भारत सरकार ने इसी दिन जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए अंतरिम बजट प्रस्तावित किया। जी अगली खबर बता दें उमर अब्दुल्ला ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा बीजेपी में विधानसभा चुनाव करवाने की हिम्मत ही नहीं। जी हाँ, आखिर सीट शेयरिंग पर क्या क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने? बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के साथ 3 संसदीय सीटों पर बातचीत करेंगे, जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जीती थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में आगामी लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सीट बंटवारे पर इसको लेकर इंडिया गठबंधन से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है और कांग्रेस बातचीत के लिए तैयार है और वे चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। आने वाले दिनों में जम्मू, उधमपुर और लद्दाख तीनों सीटों के बारे में चर्चा होगी जो बीजेपी के पास है। बहरहाल इस बात का जवाब आप क्या देंगे बताइएगा जरूर, जो बीजेपी में हिम्मत ना होने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत और सऊदी अरबिया का
संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 9वें दिन में प्रविष्ट किया। जी हाँ, भारत और सऊदी अरब के बीच राजस्थान के महाजन में शुरू संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का अभ्यास 9वें दिन भी जारी रहा। ये सैन्य अभ्यास 29 जनवरी से शुरू हुआ, जो 10 फरवरी तक संचालित रहेगा, यानी कि परसों खत्म हो जाएगा। इसमें 45 रक्षा कर्मियों वाले सऊदी अरबिया के सैन्य दल का नेतृत्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी में भी 45 सैन्य कर्मी शामिल है, जिनका प्रतिनिधित्व ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अगली खबर बता दें, 7 फरवरी से भारत दौरे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद। बता दें, बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन 7 फरवरी से ही भारत दौरे पर हैं। महमूद विदेश मंत्री जयशंकर के निमंत्रण पर बुधवार को भारत पहुंचे। शेख हसीना द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथा कार्यकाल हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद नई बांग्लादेश सरकार में शपथ लेने के बाद महमूद की यह पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान वे उप क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचार साझा करेंगे। ऐसे में नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की गले की हड्डी बनी चीन की परियोजना। सीपीईसी को लेकर टेंशन में पाक सांसद, कहा एक और ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाली है। जी हां, पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI परियोजना के तहत मुश्किल में फंसता नजर आ रहा है और सीपीईसी योजना इसके गले की हड्डी बनती जा रही है। अप्रैल 2015 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी को एक प्रमुख परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें बुनियादी ढांचे के निवेश को प्राथमिकता दी गई थी। दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र के साथ एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य, जिसमें बंदरगाह, रेलवे और सड़कें शामिल हैं। सीपीईसी को बेल्ट एंड रोड पहल का मूल मुद्दा माना जाता है और चीन ने इस परियोजना में लगभग $62 बिलियन का निवेश किया है। जी हां, अगली खबर बताते हैं, म्यांमार में सेना और विद्रोहियों ने बांग्लादेश की सीमा में बरसाए गोले, 2 नागरिकों की मौत से गुस्से में हसीना सरकार। बता दें, बांग्लादेश ने म्यांमार बॉर्डर पर गोलीबारी की घटना को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को सीमा पार से हुई गोलीबारी पर स्पष्टीकरण देने के लिए म्यांमार के राजदूत को तलब किया। सोमवार को बंदरबन में बॉर्डर पर हुई फायरिंग में बांग्लादेश के 2 लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार म्यांमार के साथ मंत्रालय के संबंधों के प्रमुख मियां मोहम्मद मैनुल कदीर ने रखाइन की ओर गोलीबारी पर ढाका में जुंटा शासन के राजदूत आंग कयाब मो का विरोध पत्र सौंपा। उन्होंने बांग्लादेश में रिहायशी इलाकों में मोर्टार गिरने पर सख्त ऐतराज जताते हुए ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कहा है। अगली खबर बता दें, नीदरलैंड में इस्लाम विरोधी गिल्ड विल्डर्स के पीएम बनने की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका, गठबंधन में शामिल नहीं होगी बड़ी पार्टी। जी हां, नीदरलैंड में बीते साल हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पार्टी ऑफ फ्रीडम बोले तो PVV के नेता गिल्ड विल्डर्स की प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों को झटका लगा है। धूर दक्षिणपंथी नेता गिल्ड की 3 संभावित साझीदार पार्टियों में से एक ने पब्लिक फाइनेंस पर चिंताओं का हवाला देते हुए गठबंधन की वार्ता में शामिल होने से अपना नाम वापस ले लिया है। बताया गया है कि मध्य मार्गी पार्टी न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी NSC के नेता पीटर ओम जिग्ट ने सरकार को संसद में समर्थन देने से पूरी तरह इनकार नहीं किया, लेकिन गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होने की किसी भी संभावना को, पॉसिबिलिटी को खारिज कर दिया है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में चुनाव से 24 घंटे पहले 2 बड़े ब्लास्ट, बलूचिस्तान में 22 से 26 लोगों की गई है जान। जी हां, कई हैं घायल। बता दें, पाकिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले बलूचिस्तान के 2 इलाकों में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कुल 22 से 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री जान अचकजई ने ARY न्यूज को बताया है कि पिशीन जिले में बम विस्फोट एक मोटरसाइकिल से जुड़े इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED का नतीजा था, जहां कुल 12 लोग मारे गए। वहीं दूसरा ब्लास्ट बलूचिस्तान प्रांत के किला सैफुल्ला में हुआ। इस विस्फोट में 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में यह बम विस्फोट पाकिस्तान में राष्ट्रीय असेंबली के साथ साथ 4 प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान होने से 24 घंटे से भी कम समय पहले हुए हैं। अगली खबर बता दें, इजराइल को तब तक नहीं देंगे मान्यता जब तक, जी हां, सऊदी अरब की अमेरिका को खरी नेतन्याहू को तगड़ा झटका। दरअसल सऊदी अरबिया ने कहा है कि जब तक फलस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता नहीं मिलती, वो इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं कायम करेगा। सऊदी विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि उसकी ओर से अमेरिका को बता दिया है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम सहित 1967 के बॉर्डर के आधार एक स्वतंत्र फलस्तीनी स्टेट को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि गाजा पट्टी में इजरायली हमले तुरंत रुकने चाहिए और फलस्तीनियों को फिर से बसाने के लिए काम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान में आम चुनाव है। आज सुरक्षा के लिए 6.5 लाख रक्षा कर्मियों को किया गया है तैनात। जी हां, पाकिस्तान में बृहस्पतिवार को होने वाले आम चुनाव के लिए लगभग 6.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि इस चुनाव में 12 करोड़ 85 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता मतदान करेंगे। देश में आम चुनाव से एक दिन पहले बुधवार को बलूचिस्तान प्रांत में चुनाव कार्यालयों को निशाना बनाकर किए गए 2 बम विस्फोटों में कम से कम 25 लोग मारे गए और 42 अन्य घायल हो गए। रेडियो पाकिस्तान की खबर के अनुसार मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 6.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी खबर बता दें कि जेल से करिश्मा करेंगे कप्तान इमरान
इमरान खान या फिर होंगे क्लीन बोल्ड। मुनीर की अंपायरिंग में मैच हो गया फिक्स। दरअसल अपने खेल के दिनों में इमरान खान विश्व क्रिकेट के सबसे धाकड़ ऑलराउंडर्स में शुमार थे। बैट और बॉल के जरिए किसी भी वक्त खेल का रुख बदलने की क्षमता थी उनमें। बॉल से तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद किनारा कर लिया और बैट अब चुनाव आयोग ने जबरदस्ती छीन लिया है। पाकिस्तान में 8 फरवरी यानी आज चुनाव हो रहे हैं और चुनाव से पहले खेल पूरी तरह बदल चुका है। इसके तकरीबन सारे खिलाड़ी वही हैं जो पिछले 3 दशक से सियासी मैदान में जमे हुए हैं, लेकिन बदली हुई भूमिकाओं के साथ। जी हाँ, दिलचस्प ये भी है कि अंपायर अब भी पुराना ही है, पाकिस्तानी सेना। जी हाँ, अब हालात ये है कि इमरान खान खुद जेल में है। उन्हें 3 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। गैर इस्लामी निकाह के मामले में तो उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी दोषी पाई गई है और दोनों के साथ साथ साल की कैद मिली है। इमरान के करीबी और उनके बाद पार्टी के सबसे बड़े चेहरे शाह महमूद कुरैशी को भी सरकारी खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में 10 साल जेल की सजा मिली है। इमरान खान की पार्टी का चुनाव चिन्ह बैट भी उनसे छीन लिया गया है और इस वजह से पीटीआई के नेता स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाने को मजबूर है। और ऐसे में आपको बता दें कि नवाज शरीफ के ही साथ सेना दिखाई दे रही है। जनरल मुनीर नवाज शरीफ की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में सेना जिसकी तरफ होती है चुनाव वही जीतता है। यह हमेशा का रिकॉर्ड इतिहास रहा है, जबकि सबसे ज्यादा प्रिय पूरे पाकिस्तान में इमरान खान है। अब देखना यह होगा कि जनता के वोट से सरकार बनती है या सेना के वोट से। जी हाँ, अगली खबर बता दें, निकोबार द्वीप समूह में भारत की निर्माण परियोजना पर उठे सवाल। दुनिया भर के शिक्षाविदों ने कहा यह शोम्पेन के लिए होगी मौत की सजा। जी हाँ, ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत की विशाल निर्माण परियोजना शुरू होने से पहले ही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दुनिया भर के शिक्षाविदों ने भारत से ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक विशाल निर्माण परियोजना को रद्द करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि ये वहां रहने वाले शोम्पेन शिकारी लोगों के लिए मौत की सजा होगी। $9 बिलियन की बंदरगाह परियोजना जिसमें 8,000 निवासियों के हिंद महासागर द्वीप को भारत का हांगकांग में बदलने की योजना है। उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग टर्मिनल, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र, सैन्य अड्डे और औद्योगिक पार्क का निर्माण शामिल है। अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले नीतीश कुमार। एनडीए में वापसी के बाद पहली मुलाकात, कहा अब साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी और बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश और पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात है। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने बिहार से संबंधित कई शासन और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। बाद में उन्होंने कहा कि हमने एनडीए को 2 बार छोड़ा होगा, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, अब कभी नहीं, हम यहीं बने रहेंगे। जी हाँ, लेकिन क्या दोस्तों आपको नीतीश कुमार के इस बार के बयान पर भरोसा है, जो उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए कभी नहीं छोड़ेंगे, यहीं बने रहेंगे? देखते हैं दोस्तों भारत की जनता क्या जवाब देती है इस मुद्दे पर। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपका जवाब हमें पता है, तो जवाब जरूर दीजिएगा। एक और खबर बता दें, राहुल को युवराज बताकर पीएम मोदी जी ने ली चुटकी। कहा ना तो लिफ्ट हो पा रहे हैं ना ही लॉन्च हो पा रहे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कल बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी की चुटकी ली। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने युवराज के लिए एक स्टार्टअप बनाया है, लेकिन वो यानी राहुल गांधी ऐसे नॉन स्टार्टर हैं जो ना तो लिफ्ट हो पा रहे हैं ना ही लॉन्च। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस को आउटडेटेड और आरक्षण का जन्मजात विरोधी बताया। उन्होंने कांग्रेस के पतन के लिए संवेदनाएं प्रकट करते हुए प्रार्थना की वो अगले साल आम चुनाव में 40 सीट ही बचा लें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शुमार थी। उसके कार्यकाल को नीतिगत पंगुता के लिए याद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 10 सालों में भारत दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कसा तंज। कहा 400 सीटों वाले आशीर्वाद का स्वागत है। जी हाँ, मोदी जी कांग्रेस पर जमकर बरसे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के 400 सीटों गलती पर कटाक्ष करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने शायद ही ऐसी खुशी का अनुभव किया हो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि खड़गे की भविष्यवाणी सच होगी। उन्होंने कहा मैं एनडीए के लिए 400 सीटों के आशीर्वाद का स्वागत करता हूं जो उन्होंने हमें दिया है। ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी के भाषण के बाद कांग्रेसी अध्यक्ष खड़गे ने भी बयान दिया। खड़गे ने कहा मुद्दों पर बात नहीं करते, सिर्फ झूठ फैलाने पर काम करते हैं। जी हाँ, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उनका पूरा भाषण केवल कांग्रेस की आलोचना पर केंद्रित था और उन्होंने देश के कई मुद्दों पर बात करना भी जरूरी नहीं समझा। देश में बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और आर्थिक असमानता अपने चरम पर है। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, खड़गे ने आगे कहा कि दोनों सदनों में अपने भाषण में पीएम ने सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट किया है। पिछले 10 साल से वे केंद्र में है, लेकिन उस पर बातचीत के बजाय उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करना बेहतर समझा। दोस्तों खड़गे के इस बयान में बौखलाहट पूरे तरीके से नजर आई है कि कैसे पीएम मोदी जी की बात खड़गे को चुभी है। दोस्तों जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया है, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एलआईसी लेकर भी पीएम मोदी ने बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने कहा मैं सीना तान कर सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर हैं। कुछ लोग एलआईसी को लेकर भ्रम फैला रहे थे, लेकिन आज एलआईसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोदी जी ने सरकारी कंपनियों में आई तेजी का जिक्र करते हुए कहा कि
कि कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने का काम किया है, हकीकत को गलत तरीके से पेश करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी कंपनियों को लेकर भांति भांति तरह के आरोप लगाए गए। देश को याद है कि मारुति के शेयर को लेकर क्या खेल चल रहा था, इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। देश को जानना जरूरी है कि कांग्रेस कहती है कि हमने पीएसयू बर्बाद कर दिया, डुबो दिया, लेकिन याद कीजिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को किसने बर्बाद किया और कब बर्बाद हुआ। कांग्रेस ने एचएएल का क्या हालात कर दिया था, सबको पता है। उसके बाद एचएएल के गेट पर जाकर भाषण देते थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एलआईसी को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन आज जनता को पता है कि सरकारी कंपनियों की क्या स्थिति है। मैं सीना तान कर सुनाना चाहता हूं कि आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, बहरहाल मोदी जी की इन बातों पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चुनाव आयोग से शरद पवार गुट को मिला नया नाम, राज्यसभा चुनाव में होगा अब ये इस्तेमाल। जी हां, निर्वाचन आयोग ने बुधवार को शरद पवार के नेतृत्व वाले समूह के लिए पार्टी का नया नाम बोले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार आवंटित किया है। आयोग का यह आदेश अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह देने के एक दिन बाद आया है। अजीत पवार पिछले साल जुलाई में राकांपा के अधिकतर विधायकों के साथ अलग हो गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा शिवसेना सरकार का समर्थन किया था। नेक्स्ट खबर बता दें, किसानों का संसद मार्च, दिल्ली नोएडा में ट्रैफिक जाम की आशंका, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, इन रास्तों से बचने की दी सलाह। जी हां, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 160 गांवों के किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन कई हजार किसान संसद का घेराव करने जाएंगे। किसानों के प्रदर्शन की योजना को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कई सड़कों पर रास्ता जाम होने की उम्मीद है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कुछ रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी से अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अलर्ट भी जारी किया है। जी हां, नेक्स्ट खबर बता दें, अगले महीने बंगाल दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की पूरी टीम, तैयारियों की करेगी समीक्षा। जी हां, चुनाव आयोग की पूरी टीम मार्च के पहले सप्ताह में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी तैयारियों का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यकाल के आंतरिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। जी हां, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, स्वामी राम भद्राचार्य का गला काटने, आंख फोड़ने पर दूंगा 3 लाख, जिसके बाद एफआईआर दर्ज। जी हां, स्वामी राम भद्राचार्य की गर्दन काटने और आंखें निकालने का ऐलान करने वाले युवक के खिलाफ अलीगढ़ जिले के बरला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अब डेविड जाट नाम के युवक की तलाश करनी शुरू कर दी है। डेविड जाट नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि स्वामी राम भद्राचार्य की गर्दन काटकर लाने वाले को 2 लाख और आंखें फोड़ने पर 3 लाख रुपए दिया जाएगा। इस वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए युवक के खिलाफ एक्शन की मांग की है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने वीडियो के आधार पर उसकी पहचान गांव फुसावली का रहने वाला सत्यवीर सिंह के बेटे डेविड जाट के रूप में हुई है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में ये टीवी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।